बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुलाजमा मेरे सामने खड़ी अपने आंसू छुपा रही थी। हाथ से कबल वो कभी यूं नहीं रोई थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, क्या बात है सायमा, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हुआ है? उसने नफी में सर हिला दिया और बोली, नहीं कुछ नहीं। साथ ही उसने अपने आंसू पोंछे थे। मैं बोली, बताओ तो हुआ क्या है तुम्हें? वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बाजी, घर में फाके हैं। महीने का तो शुरू है अभी। आपने जो तनख्वाह दी थी वो सारी लग गई। अब कुछ खाने के लिए नहीं है हमारे घर। मैं घर जाती हूँ तो बच्चे भूख से बिलख रहे होते हैं। आज आपके लिए खाना बना रही थी तो अल्लाह से शिकवा किया कि मेरे लिए मुझे कुछ ना दिया। मैं सायमा की बात सुनकर लरस कर रह गई थी। मैं बोली, अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों ना बताया? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अपने बच्चों के लिए ले जाओ। दिल में किसी किस्म का बुरा ख्याल मत लाना। आज मेरे घर में मेरे दोस्तों की दावत थी, इसीलिए 3-4 किस्म के खाने बनवाए थे सायमा से। शायद इसीलिए उसके दिल में ख्याल आ गया हो कि मेरे बच्चे एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं और यहाँ इतने खाने हैं। मैंने सारे खाने उठाकर सायमा को दे दिए थे। वो कहने लगी, बाजी आपके घर तो दावत है। फिर? मैं मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारे बच्चे भी तो मेरे बच्चों जैसे हैं ना। तुम मेरी दावत की फिक्र न करो, आराम से अपने घर जाओ। सायमा शशोपंच का शिकार थी, मगर मेरे इसरार करने पर वो खाना ले गई थी। मेरी दोस्तें जब घर आईं तो मैं उन्हें अपने साथ होटल ले गई थी। मेरी दावत भी अच्छी हो गई थी और साथ ही साथ मुझे इस बात का भी इत्मीनान था कि सायमा के बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मेरी शादी को 8 बरस हो चुके हैं। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही स्कूल जाते हैं। घर के हालात बस गुजारे लायक हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने शौहर से इजाज़त ली और एक निजी स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी थी। घर के कामकाज के लिए मैंने सायमा को रख लिया था। वो अच्छी लड़की थी, उसने मेरे घर को बखूबी संभाला हुआ था। उसके होते हुए मुझे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती थी। रात जब मैं सोने के लिए अपने बिस्तर पर आई तो मैं अपने शौहर नबील को सायमा के घर के हालात बताने लगी। वो भी अफसरदा हो गए थे। कहने लगे, मैं सायमा के लिए कुछ करने की कोशिश करूंगा, तुम फिक्र ना करो। मैं अपने ऑफिस में बात करूंगा, हम दोस्त मिलकर महीने भर का राशन डलवा देंगे उसके घर। ये बात सुनकर मैं मुतमईन हो गई थी। सुबह मामूल के मुताबिक उठकर बच्चों को स्कूल भेजकर मैं भी तैयार होकर चली गई थी। मैं स्कूल से वापस आई तो मेरा घर जूं का तूं बिखरा पड़ा था। सास का भी मुंह फूला हुआ था। मैं उनके पास गई और बोली, आंटी, सायमा नहीं आई है क्या? उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया और उठकर अपने कमरे की जानिब चल दी थी। उनका मूड सख्त खराब था। वो बड़बड़ाने लगी कि लोग बहुओं को आराम के लिए लेकर आते हैं। ये क्या बात हुई कि मुझे वक्त पर रोटी ही नहीं मिलती? फिर कहने लगी, आज से तुम्हारा स्कूल जाना बंद। मुझे नहीं ज़रूरत तुम्हारी नौकरी की। नबील घर आ जाए तो मैं उससे बात करती हूँ। मैं जल्दी से किचन में घुस गई और सास के लिए रोटी बनाने लगी थी। साथ ही साथ मैं ये भी सोच रही थी कि भला ये क्या बात हुई, एक दिन रोटी क्या लेट हो गई। मेरी सास ने तो हुक्मनामा ही जारी कर दिया कि अब जॉब पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब उनके खातिर मैं अपने बच्चों का मुस्तकबिल तो दाव पर नहीं लगा सकती ना। मेरे शौहर की आमदनी में मेरे बच्चे बड़े स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। मैंने सास को खाना दे दिया, तब भी उसका मूड अच्छा नहीं हुआ था। वहाँ से फारिग हुई तो मैंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया और तब मुझे सायमा के बच्चों की बड़ी फिक्र हुई थी। न जाने उनके खाने को कुछ होगा भी या नहीं। फिर ख्याल आया कि आज सायमा काम पर क्यों नहीं आई। मैंने उसे कॉल की और बोली, सायमा, तुम कहाँ रह गई हो? आज काम पर क्यों नहीं आई? तुम्हारी वजह से मुझे अपनी सास की बहुत सारी बातें सुनना पड़ी हैं। सायमा कहने लगी, बाजी माजरत खा हूँ कि आपको बताए बिना ही मैंने छुट्टी कर ली। दरअसल मेरे शौहर ने मुझे काम पर जाने से मना कर दिया है। वो कहते हैं कि अब तुम किसी के घर काम नहीं करोगी। मैं तो सायमा की बात सुनकर दंग रह गई थी और बोली, फिर तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? सायमा कहने लगी, ये सब मेरा शौहर करेगा। मैं अब दोबारा काम पर नहीं आऊंगी। मुझे तो सायमा की बातों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं बोली, तुम्हें मालूम है ना, मैंने तुम्हें इस महीने की तनख्वाह एडवांस में दी थी और तुमने फ़कत 10 दिन काम किया है। मैं तुम्हें यूँ काम छोड़ने नहीं दे सकती। सायमा कहने लगी, बाजी, आप फिक्र न करें, मैं आपके पैसे आपको लौटा जाऊंगी। मैं बोली, हाँ, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। तुम कल मेरे पैसे मुझे वापस कर जाना। मैंने ये सब फ़कत इसलिए कहा था ताकि सायमा मेरे घर आए और मुझे बताए तो सही कि आखिर हुआ क्या है। कल रात तक तो वो इस बात से परेशान थी कि घर में फाके हैं और आज फ़ोन करके कह दिया कि मैं काम पर नहीं आऊँगी। सायमा के साथ साथ अब मुझे अपनी भी फ़िक्र लाहक हो गई थी। अब मैं क्या करती? मुलाजमा तलाश करना आसान काम हरगिज़ नहीं था। शाम में जब नबील काम से आया तो मैंने सारा मसला उसके सामने रख दिया था। वो कहने लगा, तुम फिक्र न करो, सायमा ये काम छोड़कर नहीं जा सकती। उसके शौहर ने यूं ही बात कर दी होगी। वो कमाने वाला मर्द होता
तो उसके बच्चों पर फाके ना आते। मैं चुप कर गई। अगले दिन मुझे स्कूल से छुट्टी करना पड़ी थी। जब तक सायमा वाला मसला हल ना हो जाता मैं घर को छोड़कर स्कूल नहीं जा सकती थी। सुबह 10 बजे के करीब ही मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दरवाज़ा खोला तो सायमा सामने खड़ी थी। मैं तो पहली नज़र में उसे पहचान ही नहीं पाई थी। एक ही दिन में उसके रंग ढंग बदल गए थे। वो बेहद प्यारी लग रही थी। उसने बिल्कुल नया गुलाबी रंग का लिबास पहना हुआ था। गले में सोने का हार था और हाथों में सोने की चूड़ियाँ, जबकि उंगलियों में अंगूठियों की भी भरमार थी। मैंने दरवाज़ा खोला और बोली, अंदर आ जाओ। उसने नफ़ी में सर हिला दिया और बोली, बाजी मैं अभी अंदर नहीं आ सकती, बहुत मसरूफ़ हूँ। मैं तो आपकी तनख्वाह के पैसे वापस करने आई थी। मैं बोली, ऐसे कैसे तुम दरवाजे से ही वापस चली जाओगी? वो कहने लगी, मैं किसी और दिन चक्कर लगाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर बैठेंगे, मगर आज मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। मैंने सर हिला दिया तो उसने तनख्वाह के पैसे मेरे हाथ में रख दिए और बोली, बाजी मेरा आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, आप बहुत अच्छी हैं। मैं मुस्कुरा दी और बोली, सायमा अब तुमने तो धोखा दे दिया है। मुझे बताओ मैं किसको काम पर रखूं? स्कूल से ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं कर सकती। सायमा कहने लगी, बाजी मेरा भी यही मसला चल रहा है, मुझे भी काम वाली की ज़रूरत है। आपकी नज़र में हो तो मुझे भी बताइएगा। इतना कहकर वो चली गई और मुझे हैरत में मुब्तला कर गई थी। मुझे सायमा के हालात बदलने की दिली खुशी हुई थी, मगर फिर भी कुछ ऐसा ज़रूर था जो मुझे चौंका गया था, मगर मैं न जान पाई थी कि आखिर मुझे क्या चीज़ अजीब लगी है। खैर, रात के वक्त जब मैं नबील के लिए चाय बना कर लाई तो वो कहने लगी, तुमने मुझसे कहा था कि सायमा के हालात ठीक नहीं है, उसके लिए राशन डलवाना है। मैंने अपने चंद दोस्तों से बात की थी, वो सब राज़ी हो गए हैं। अब हम कल उसके लिए राशन खरीद लेंगे। मैं बोली, नबील इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नबील हैरान हुए बिना न रह सके और बोले, क्यों, क्या हो गया जो ज़रूरत नहीं रही? मैं बोली, नबील उसने हमारे घर का काम भी छोड़ दिया है और रातों रात उसके घर के हालात भी बदल गए हैं। वो हमारे घर आई तो सोने के जेवरात से लदी हुई थी, और तो और उसने मुझे तनख्वाह के पैसे भी वापस कर दिए हैं जो मैंने उसे 10 दिन पहले ही दी थी। मुझसे कह रही थी कि मुझे घर के कामों के लिए मुलाजमा की ज़रूरत है, आपकी नज़र में कोई हो तो मुझे भी बताइएगा। मेरी बातें सुनकर नबील दंग रह गया था। वो कहने लगा, मजाक मत करो यार, ये भी कोई वक्त है मजाक का? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही, जो सच है वही बता रही हूँ आपको। नबील कहने लगा, इस बात को अकल नहीं मानती, रातों रात इतनी तरक्की नामुमकिन है। अगर उसकी कोई लॉटरी निकल आई है तो ये अलग बात है। मैं बोली, मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या हुआ है। खैर आप किसी जानने वाले से बात करें, मुझे मुलाजमा ढूंढ दें। स्कूल से ज़्यादा छुट्टियां करूंगी तो वो मुझे निकाल देंगे। नबील कहने लगा, अच्छा तुम फिक्र न करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। सारी रात मैं सायमा के मुतालिक ही सोचती रही थी। अभी तक मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो मुझे बताकर गई है वो सच है। मैंने सोच लिया था कि सुबह हर हाल में सायमा के घर जाकर उसकी खबरगिरी करूंगी, ताकि पता तो चले वो क्या कर रही है। सुबह घर के कामकाज निपटाकर मैं सायमा के घर पहुंच गई थी। उसका घर शहर के बीचों बीच तंगो तारीक गलियों में था। उसकी गुर्बत उसके घर से ही झलकती थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक अनजान औरत ने दरवाज़ा खोला था। मैं बोली, सायमा कहाँ है? वो कहने लगी, सायमा बीबी तो अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने गई हैं। उसने बीबी कहा तो मैं चौंक गई थी। मैं बोली, तुम कौन हो? वो कहने लगी, जी मैं नासरा हूँ, सायमा बीबी के घर में काम करती हूँ। मैं बात सुनकर दंग रह गई थी और बोली, कल तक तो सायमा मुझसे कह रही थी कि उसे काम वाली की ज़रूरत है, फिर इतनी जल्दी उसे तुम कहाँ से मिल गई? नासरा बोली, दरअसल मैं इसी मोहल्ले की रहने वाली हूँ, एक कोठी में मुलाजमत करती थी। सायमा बीबी ने मुझे कोठी की मालकिन से 20,000 रुपये ज़्यादा देने का वादा किया तो मैं उनके घर काम करने लग गई। मुझे तो पैसों से ही गर्ज है जी, जिसने बोली ज़्यादा लगा दी उसके घर काम करने लगी। मैंने सर हिला दिया और बोली, नासरा तुम तो सायमा के मोहल्ले की हो, मुझे ये बताओ कि रातों रात सायमा के हाथ कौन सा कानून का खजाना लग गया है जो उसकी काया ही पलट गई है? वो कहने लगी, बाजी अगर मुझे पता होता तो मैं इस वक्त सायमा के घर काम न कर रही होती, बल्कि वो मेरी मुलाजमा होती। बस जी ये सब तो अल्लाह की काम है, अल्लाह जिसे चाहे नवाज दे। मैंने सर हिला दिया और अपने घर वापस आ गई थी। घर पहुंची तो पता चला कि मेरी कुलीग मेरे घर आई हुई थी। नजमा बहुत अच्छी लड़की थी, हम दोनों की आपस में खूब बनती थी। वो कहने लगी, नीलम तुम 2 दिनों से स्कूल नहीं आई, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मुझे बताओ तुम क्यों नहीं आ रही? मैंने सारी बात उसके गोश गुजार कर दी थी। वो कहने लगी, ज़रूर तुम्हारी काम वाली कोई नाजायज़ काम कर रही है, तभी तो उसके पास इतना पैसा आ गया है।
सीधे तरीके से कमाने लगो तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। वो लड़की तुम्हारे घर काम करती थी। तुम्हें चाहिए कि आगे बढ़कर उसे रोको कि वो ये सब ना करे। तुम उसके राज तक पहुंचने की कोशिश करो। मैं बोली, मैं क्या खाक राज तक पहुंचूंगी? वो तो घर में बैठती ही नहीं। आज मैं उसके घर गई थी। वो अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। नजमा बोली, तुम कोशिश करो उसका राज जानने की। अगर मेरी मदद की जरूरत हुई तो मुझे बता देना। मैंने नजमा से कहा कि तुम स्कूल से 1 हफ्ते की छुट्टी ले दो मेरे लिए, और साथ ही साथ किसी काम वाली का भी इंतजाम कर दो जब तक मैं सायमा के राज से पर्दा हटाने की कोशिश करती हूँ। नजमा मुझे परेशानी में मुब्तला करके चली गई थी। अगले दिन मैं फिर से सायमा के घर पहुंच गई थी। आज फिर सायमा की मुलाजमा ने ही दरवाज़ा खोला था। मैंने कहा, आज तो मैं सायमा से मिले बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। वो बोली, मैं सायमा बीबी को आपके बारे में बता कर आती हूँ। उन्होंने मुझे मना किया है कि मैं किसी भी औरत को घर में दाखिल न होने दूँ। मैंने सर हिला दिया तो वो लड़की अंदर चली गई थी। फिर वापस आई और बोली, आ जाएं, बीबी आपसे मिलने के लिए रजामंद है। सायमा की मुलाजमा मुझे एक कमरे में ले गई थी। वहां जाकर तो मैं हैरानी रह गई थी। उसके कमरे में जदीद फर्नीचर पड़ा हुआ था। मैंने थोड़ा इंतजार किया तो सायमा भी उसी कमरे में आ गई थी, जबकि उसकी मुलाजमा ने देखते ही देखते सारा मेज खाने पीने की अशिया से भर दिया था। मैं ये सब देखकर दंग रह गई थी। कभी तो सायमा पर ऐसे हालात थे कि वो पेट भरकर खाना खाने को भी तरसती थी, और आज ये मंजर था कि वो मेरे लिए इतना एहतमाम किए बैठी थी। मैं बोली, सायमा, मैं कुछ खाने पीने नहीं आई, मैं यहाँ तुमसे ज़रूरी बात करने आई हूँ। सायमा ने आंख से इशारा किया और अपनी मुलाजमा को बाहर भेज दिया था। वो कहने लगी, जी जी बाजी, आप बताएं, आप मुझसे क्या पूछने आई हैं? मैं बोली, सायमा, मुझे ये बता कि तुम्हारे घर के हालात कैसे बदल गए। अभी चंद ही दिन पहले की बात है कि तुम रो रही थी। सायमा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली, बाजी, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। वो इंसान की ऐसे मदद करता है कि कभी सोचा भी नहीं होता। आपको इल्म नहीं है, मैं कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरे घर के हालात बहुत ख़राब थे। बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। मैंने उस दिन आपके सामने भी शिकवा किया था, और फिर यही बात अपने शौहर से भी की थी। तो वो कहने लगा कि तुम फिक्र न करो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। मुझे तो अपने शौहर की बात पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि वो तो शुरू से ही मुझे ऐसे ही टालता आया था। वो मुझे कह देता था कि वो कोई बंदोबस्त करेगा, लेकिन नहीं कर पाता था। खैर, मैंने भी इस बात को दिल से निकाल दिया। उस दिन जब आपने मुझे ढेरों ढेर खाने दिए तो मैं बड़ी खुश थी। घर वापस आई तो शौहर ने कहा कि आज तुम क्या लेकर आई हो? मैंने उससे कहा कि मैं खाने की अशिया लेकर आई हूँ। तो वो कहने लगा, आज तो मैंने भी खाने का बंदोबस्त किया हुआ है। फिर उसने मेरे सामने देसी अंडे रख दिए, जो कि उबले हुए थे। वो कहने लगा कि तुम्हें ये सारे के सारे अंडे खाने होंगे। मैं तो इतने ज़्यादा अंडे देखकर हैरान रह गई। गिने तो वो पूरे 20 अंडे थे। मैं बोली कि इतना इसराफ करने की क्या ज़रूरत थी? इतने ज़्यादा अंडे तुमने आज ही आज क्यों उबाल लिए? ये रख लेने थे, फिर कभी काम आ जाने थे। हमारे बच्चों के ही तो काम आते। मेरा शौहर कहने लगा, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो और ये अंडे खा लो। मैंने उसकी बात मानी और वो अंडे खा लिए थे। उसके बाद हमारे घर में दौलत की रेल पेल हो गई थी। मैं हैरान हुई और बोली, ये तुम कैसी बात करी हो? फ़कत अंडे खाने से दौलत की रेल पेल कैसे मुमकिन है? वो कहने लगी, बाजी, मैंने आपको पहले ही कहा है कि अल्लाह बड़ा करीम है, वो इंसान को नवाजता है। बस आप यही समझें कि ये सारी दौलत फ़कत उन अंडों की वजह से मेरे पास आई है। मैंने सर हिला दिया और बोली, ठीक है, मैंने मान लिया कि ये दौलत अंडों की वजह से आई है, मगर बताओ कि जब तुम अंडे खा लेती हो तो फिर क्या होता है? पैसे कहाँ से आते हैं? ये बात सुनकर सायमा के चेहरे का रंग बदल गया था। वो कहने लगी, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाजमा कमरे में आई। वो कहने लगी, बीबी जी, अब आप यहाँ से चली जाए, बीबी को कोई काम आ गया है, वो घर से बाहर चली गई है। ये बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। दिल भी नाराज़ हुआ कि सायमा मुझे यूं टरखा कर कैसे जा सकती है। खैर, अब मेरे भी बच्चों के स्कूल से वापसी का वक्त हो गया था, इसीलिए मैं अपने घर वापस आ गई थी। अब मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि नबील घर कब वापस आएगा और उसे मैं सारी बात बताऊंगी। रात को जब नबील ऑफिस से वापस आया तो मैंने उससे कहा कि आज मैं सायमा के घर गई थी और उससे पूछा था कि तुम्हारे घर के हालात कैसे बदल गए हैं। तो सायमा ने मुझे बताया कि उसका शौहर उसे अंडे उबाल कर देता है, जिसे वो खा लेती है, और फिर घर के हालात बदल गए। मेरा शौहर कहने लगा, ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो कोई बच्चों की कहानी सुना रही हो तुम मुझे। मैंने कहा, मुझे सायमा ने यही बताया है। मेरे शौहर ने कहा, वो तुमसे झूठ बोल रही है, बात इतनी सीधी सादी नहीं है
जितनी उसने करके बताई है। ज़रूर दाल में कुछ काला है। मुझे तो यही लग रहा है कि सायमा किसी गैर कानूनी काम में मुलविस हो गई है। उसका वजूद अब हमारे लिए मसला बन सकता है। देखो ना, अगर वो और उसका शौहर डकैती करने लगे हैं या बच्चों को अगवा करने लगे हों, तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें नुकसान हम जैसे आम लोगों का है। इसलिए हमें चाहिए कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दें और सायमा का सच सामने ले आए। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और बोली, नहीं नहीं नबील, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। सायमा बेचारी पर मुझे तरस आता है। उसने इतनी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी है। अब उसके अच्छे दिन आए हैं तो हम उसे पुलिस के हवाले कैसे कर दें? मेरा शौहर कहने लगा, अगर तुम तर्स करती रहोगी तो बड़ा पछताओगी। ये ना हो कि वो लोग हमें ही नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि वो तो हमारे घर में मुलाजमत करती रही है। सायमा को तो हमारे घर की एक एक चीज़ का पता है। ये ना हो कि वो हमारे घर में ही डाका डाल लें या खुदा न खास्ता हमारे बच्चों को अगवा करने की कोशिश करें, तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने नबील से कहा, आप अच्छा अच्छा सोचें, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। आप अभी उसके बारे में कुछ न कीजिएगा और ना ही पुलिस को इत्तला दीजिएगा। मैं खुद ही चंद दिनों में सायमा का सारा सच मालूम कर लूंगी। मेरा शौहर कहने लगा, तुम कैसे सच मालूम करोगी? क्या आप हर रोज सायमा के दरवाजे पर जाके खड़ी हो जाया करोगी? मैंने कहा, आप फिक्र न करें, मैं खुद ही मालूम कर लूंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे शौहर ने सर हिला दिया था। खैर, सुबह नाश्ते के वक्त मेरे शौहर ने मेरी सास से कहा कि अम्मी, मैं आपके लिए 12 बजे के करीब खाना बाहर से ही ले आया करूंगा। आप नीलम को स्कूल जाने की इजाज़त दे दें, इसका हर्ज हो रहा है। और फिर इसको नौकरी से निकाल दिया गया तो मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकूंगा। आपको तो पता है कि मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है। ये बातें सुनकर मेरी सास का दिल भी पसीज गया था। वो कहने लगी, ठीक है, मैं थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लूँगी। ये बात सुनकर मैं बेहद खुश हो गई थी और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने के बाद मैं भी तैयार होकर स्कूल चली गई थी। मुझे टीचर्स देखकर बहुत खुश हुई थी। नजमा तो मेरे गले आकर लग गई थी। वो कहने लगी, शुक्र है नीलम, तुमने जॉब नहीं छोड़ी और तुम स्कूल वापस आ गई हो। मैंने उसे कहा, हाँ, मुझे मेरे शौहर ने इजाज़त दे दी है। फिर नजमा कहने लगी, काम वाली का कोई इंतज़ाम हुआ या नहीं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया तो वो कहने लगी, तुम फिक्र न करो, मैंने एक दो जगह पर बात की हुई है। मुझे उम्मीद है कि काम वाली का जल्द ही इंतज़ाम हो जाएगा। तो फिर नजमा कहने लगी कि सायमा का क्या बना? तुमने उसके बारे में मालूमात हासिल की कि नहीं? मैंने नजमा से कहा कि सायमा मुझे कुछ भी ठीक तरीके से नहीं बताती। मैं एक दिन उसके घर गई थी, उसने मुझे अंडों वाली कहानी सुनाई और उसके बाद वो गायब हो गई। नजमा कहने लगी, मुझे तुम्हारी काम वाली सायमा पर शक है। मैंने कहा, यह शक तो मेरे शौहर को भी है। वो भी कहता है कि दाल में कुछ काला है। वो तो पुलिस को इत्तला करना चाहता था, लेकिन मैंने उससे कहा कि आप ऐसा ना कीजिएगा। शायद वो किसी सीधे तरीके से ही पैसा कमा रहे हों और हम बिला वजह उनकी दिल आज़ारी करें। नजमा कहने लगी, मैं ये राज मालूम करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, वो कैसे? तो वो कहने लगी, मैं अनजान बनकर सायमा के मोहल्ले में जाऊंगी और फिर उसके मुतालिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करूंगी। यूँ मुझे पता चल जाएगा कि आखिर वो पैसा कहाँ से बना रही है। मुझे नजमा की बात बहुत पसंद आई थी। मैंने उसे कहा, हाँ ठीक है, तुम ऐसा ज़रूर करना, लेकिन अपना हुलिया ज़रा बिगाड़ कर जाना, क्योंकि वो गरीबों का मोहल्ला है। तुम जैसी अमीर औरत को देखकर कोई सच नहीं बताएगा, इसलिए तुम ज़रा पुराना से लिबास पहनकर चली जाना। नजमा कहने लगी, इस बात की तो तुम फिक्र ही ना करो, अब ये सारा मामला तुम मुझ पर छोड़ दो। नजमा ने मुझसे सायमा के मोहल्ले का पता ले लिया था और कहने लगी, कल मैं स्कूल नहीं आऊँगी। मैं सायमा के बारे में सारी मालूमात हासिल करूँगी और फिर छुट्टी के वक्त तुम्हारे घर आ जाऊँगी और तुम्हें सारी बात बता दूँगी। मैंने कहा, हाँ ठीक है, ये बेहतरीन है। नजमा ने छुट्टी की दरख्वास्त लिखी और मैडम को थमा दी थी। अगले दिन मैं बड़ी परेशान थी कि न जाने हमारे सामने क्या सच आने वाला है। मैं तो स्कूल आ गई थी, लेकिन नजमा स्कूल नहीं आई थी। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिल नहीं लगा था। मैं परेशान थी। मेरा ध्यान बार बार नजमा और सायमा की तरफ ही जा रहा था। मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी छुट्टी हो जाए और मैं घर वापस जाकर नजमा से सारी सूरत हाल मालूम कर लूँ। आखिरकार छुट्टी का वक्त भी हो ही गया था। मैं घर पहुंची तो अपनी सास से पूछा, लेकिन नजमा अभी तक वहां नहीं आई थी। मैंने खाना खाया और नजमा का इंतजार करने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो नजमा के साथ साथ सायमा भी खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया और उन्हें कहा कि आप लोग अंदर आ जाएं। नजमा कहने लगी, मैंने सारा राज मालूम कर लिया है और ये सब कुछ तुम्हें सायमा ही बताएगी। मैंने कहा, हाँ ठीक है, मुझे बताओ क्या सच है और क्या झूठ। सायमा,
तुम इतना पैसा कैसे कमाने लगी हो? तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली है? तो साइमा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, बाजी, ज़रूरत इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। इंसान वो कुछ कर गुजरता है जिसके मुतालिक उसने कभी सोचा भी नहीं होता। आपको पता है, हमारे घर में फाके चल रहे थे, बच्चे भूखे थे, उनको स्कूल से भी हटा लिया गया था। मेरा शौहर 3-3 घरों में काम कर रहा था, मगर तनख्वाह इतनी कम थी कि उससे घर का किराया और बिजली का बिल निकल जाता तो पीछे कुछ न बचता। मैं अपने शौहर के सामने रोती थी तो वो कहता था कि मैं बंदोबस्त कर लूँगा। एक रोज़ वो अंडे लेकर आया और मेरे सामने रखकर बोला कि इनको खाना शुरू करो। इतने ज़्यादा अंडे देखकर मैं हैरान रह गई थी, लेकिन शौहर की बात मानी। मैं एक वक्त में 2 ही अंडे खा पाई थी। मैंने उससे कहा कि इससे ज़्यादा खाने की गुंजाइश नहीं है, तो वो कहने लगा, ठीक है, एक बड़ी सी चादर ओढ़ लो, आज मैं चंद लोगों को अपने घर लेकर आऊँगा। तुम उनके सामने यही जाहिर करना कि तुम 20 अंडे खा सकती हो। उसके बाद आंखें बंद करके उन्हें वो कागज़ थमा देना जो मैं तुम्हें पकड़ाऊँगा। मैं बोली, आप ही क्या कर रहे हैं? ये सब कैसे मुमकिन है? वो बोला, तुम ऐसा करोगी तो हमें बहुत से पैसे मिलेंगे, हमारे घर से गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। शाम में मेरा शौहर अपने साथ 3 मर्दों को लेकर आया। उसने मुझे बड़ी सी चादर उड़ा दी और मेरे सामने 20 अंडे रख दिए और कहा कि मेरी बीवी ये 20 की 20 अंडे खाएगी तो इस पर मौके आ जाएंगे, फिर आपके मसले का हल ढूंढ कर देगी। मैं अपने शौहर की बात सुनकर हैरान रह गई थी, लेकिन उस वक्त कुछ न बोली। मैंने 2 अंडे उनके सामने खा लिए, बाकी सारे अंडे चादर में छुपा दिए और यही जाहिर किया कि मैं खा चुकी हूं। और तब अपने शौहर की थमाई हुई पर्ची मैंने उनके सामने रख दी। वो लोग पर्ची लेकर चले गए। अगले दिन वो सोने का सेट लेकर आए थे। मैं बहुत हैरान थी। मैंने अपने शौहर से पूछा कि ये सब क्या है। मेरा शौहर कहने लगा, हमने सारी जिंदगी हलाल का कमाया है, लेकिन हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, इसलिए मैं लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैं बोली, वो कैसे? मेरा शौहर कहने लगा, तुम तो जानती हो कि मैं 3 कोठियों में माली की मुलाजमत करता हूँ। ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। मैं इनके घर में कोई चीज़ छुपा देता हूँ और जब वो ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे तो मैं इन्हें कहूँगा कि मेरी बीवी पर मौके आते हैं, वो आपको चीज़ ढूंढने में मदद करेगी। मैं इनकी कोई ज़रूरी फाइल छुपा दूंगा या कार की चाबी छुपा दूंगा और फिर मैंने वो चीज़ जहाँ छुपाई होगी उसका पता लिखकर तुम्हें चिट पकड़ा दिया करूँगा। इस तरह जब तुम उन्हें उन चीज़ों के बारे में बता दोगी तो मैं उन्हें कहूँगा कि मेरी बीवी पर जो मौके आते हैं वो पैसे नहीं लेते, उन्हें सोने के जेवरात खुश करते हैं। मेरा शौहर अब अपने मालिकों के साथ ऐसा करता है तो वो मुझे सोने के तोहफे देकर चले जाते हैं। इस तरह चंद ही दिनों में मेरी शोहरत बहुत बढ़ गई है। मैं जानती हूँ कि यह गलत है, लेकिन फिर भी अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने साइमा से कहा, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा ये राज राज ही रहेगा। वो खुश होकर अपने घर चली गई। शाम में मैंने अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। मेरा शौहर कहने लगा कि हमें पुलिस को इत्तला देनी चाहिए, ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं। मैंने कहा, हमारे मुल्क में इस तरह के बहुत से लोग हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। आपने कभी उनकी इत्तला तो पुलिस को नहीं दी। आपने कभी किसी जाली पीर को नहीं पकड़वाया, तो साइमा को भी मत पकड़वाइएगा। मेरे शौहर ने मेरी बात समझ ली थी। हमने साइमा का पीछा छोड़ दिया था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो सिर्फ अमीर लोगों को ही बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा बटोरेगी, गरीबों को तंग नहीं करेगी। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है और मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।